जय हिंद दोस्तों, हैप्पी ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लास पर आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों के सामने इस बोर्ड पर दिख रहा होगा आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर्स मैथ, जो कि हुआ था 8 जनवरी 2026 को। और इस क्लास को आज डिस्कस करने वाले हैं आपके चहेते, आपके फेवरेट, आप ही के घर के लाजवाब टीचर जिन्हें आप जानते हैं। उन्हें मैं इनवाइट करूंगा, मिस्टर उमेश यादव सर जी। सर आइए और आप अपना क्लास कंटिन्यू करिए। लोग बोर्ड पे देख रहे हैं कि आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर मैथ 8/1/2026 के प्रश्नों के बारे में चर्चा किया जाएगा, उसे सॉल्व किया जाएगा। आगामी जो आपका पेपर रेलवे ग्रुप डी 3 अगस्त से होने वाले हैं, इसके लिए क्लास हो सकता है आपके लिए महत्वपूर्ण हो, ठीक ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नों पर। चलिए, पहला प्रश्न बोला गया एक वर्ग का क्षेत्रफल 15.21 वर्ग सेंटीमीटर है, इस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। कह रहा वर्ग का परिमाप, हमें क्षेत्रफल दिया। आप जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का जो क्षेत्रफल एरिया होता है उसका फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर, और हमें भुजा स्क्वायर बराबर कितना बोल दिया है 15.21 सेंटीमीटर स्क्वायर बोला गया है। तो चलिए देखा जाए, ये आपका वर्ग उधर ले जाएंगे तो ये आपका वर्ग है तो उधर जाएगा, तो ये आपका रूट में होगा तो रूट में हम लिखेंगे 15.21। 15.21 का हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकाला जाएगा। अरे ये तो रुक जाइए। अब भुजा बराबर अंडर रूट में क्या होगा 15.21। चलिए हम इसका वर्गमूल निकाला जाए। वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम करेंगे, या तो आपको वर्ग याद है तो वर्ग के तरीके से हम देखा जाए किसका वर्ग है 39 का। 39 का वर्ग होता है 1521। या आप वर्गमूल निकालेंगे तो देखा जाए, हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये हम निकालेंगे 15.21 लिखा गया है। और वर्गमूल के लिए हम लोग पेयर यानी जोड़ा बनाते हैं। पूर्णांक संख्या तो पेयर हम लोग दाएं से बनाते हैं और पूर्णांक संख्या तो पेयर हम लोग बाएं तरफ से बनाते हैं। चलिए इसका पेयर बनाएंगे और इसका पेयर बनाएंगे। तो सबसे पहले पेयर से यहां से लेंगे। देख रहे हैं इसका इकाई अंक कितना है, 1 है। इसका इकाई अंक हमें 1 दिखाई दे रहा है, तो किसका वर्ग करने पर हमें इकाई अंक 1 मिलता है, तो हम 1 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 1 मिलेगा, और 9 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक क्या मिलेगा, 1 मिलता है। अब बची हुई संख्या, हमारी शेष संख्या क्या दिखाई दे रही है 15। 15 देखा जाए किसके वर्ग के बराबर या किसके वर्ग से छोटा है, तो 4 का वर्ग देखा जाए 16 होगा। 4 का वर्ग देखा जाए तो 16, 16 का वर्ग क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो 4 से छोटा किसका वर्ग होगा, 3 का। तो हम यहाँ कौन सी संख्या लेंगे, 3। अब देखा जाए 3, जो ये 3 है, 3 हमें देखा जाए तो 3 में हम 1 बढ़ाकर गुणा कर दें, यानी ये जो 3 है ये 9 के साथ आएगा कि 1 के साथ आएगा, इसके बारे में हमें देखना है। तो 3 में 1 बढ़ाकर गुणा करेंगे तो 3 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 4। तो 3 चौका 12। यदि 12 से अधिक होगा तो बड़े वाले के साथ 3 रखा जाएगा, यदि कम हुआ तो छोटे वाले के साथ आपका 3 रखा जाएगा। तो ये देख रहे जो 15 है हमारे 12 से क्या है, अधिक है, और 12 से अधिक है तो 3 किसके साथ रखा जाएगा, एक बड़े वाले के साथ रखा जाएगा। और देख रहे हैं दशमलव आपका 2 अंक पे है, तो वर्गमूल में जो दशमलव होगा वो कितने अंक पे होगा, 2 के आधा यानी 1 अंक पे होगा। तो इसका जो वर्गमूल आएगा यानी हमारी जो भुजा प्राप्त होगी वह कितना होगी, 3.9। अब इसका परिमाप पूछा गया तो वर्ग का परिमाप होता है आपका भुजा गुणे 4। भुजा गुणे आपका 4 होता है, तो ये हो जाएगा 3.9 गुणे कितना, 4। और गुणा किया जाए 4 9 36, 4 3 12 3 15, 1 अंक पे दशमलव, तो 1 अंक पे क्या करेंगे, दशमलव लगाया जाएगा। तो देखा जाए तो यहाँ से जो हमारा विकल्प आपका बी होगा, बी विकल्प आपका क्या होगा, सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चला जाए। दूसरा प्रश्न कह रहा है एक चुनाव में कुल मतदाताओं में से 70% मतदाताओं ने मतदान किया। पता आपको देख रहे हैं एक चुनाव है जिसमें कुल मतदाताओं में 70% मतदाताओं ने मतदान किया। इनमें से 60% मतदाताओं ने उम्मीदवार एक्स को और शेष मतदाताओं ने वाई को अपना मत दिया। यदि उम्मीदवार को 8400 मत मिले हो, यदि वाई को 8400 मत मिले तो पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखा जाए, इनकी संख्या हमें पता नहीं। मान ले संख्या कितनी है, एक्स है। एक्स के कितने % लोगों ने मत किया है, 70%। और वाई को कितने % लोगों ने मत दिया है, 40%। और यही मतों की संख्या हमारी कितनी है, 8400।
इन्हीं मतों की संख्या हमारी है 8400। चलिए देखा जाए, इसे काटा जाए तो ये 00 से हमारा 00 कटेगा, 7 से काटेंगे तो 12 7 84 होता है, और 4 यहाँ कितना होगा 12। अब तिरिया गुणा कर दे, x बराबर तो 100 गुणे 100 10,000, 10,000 गुणे 3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 30,000 मत आएगा। और 30,000 किस में दिया, ऑप्शन नंबर सी, जो ऑप्शन सी है उसमें आपका 30,000 दिया हुआ। चलिए अगले प्रश्न देखा जाए। बोला गया वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1,500, 1344 को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 4 और 3 शेषफल प्राप्त हो। देख रहे हैं सवाल में हमें बड़ी से बड़ी संख्या बोला गया, तो जब हमें बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना हो, शेष क्या हो हमारा अलग अलग हो, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना हो और शेष हमारा अलग अलग दिया हो, तो शेष को हम क्रमशः संख्याओं में से क्या करते हैं, घटाते हैं। सबसे पहले संख्याओं में से क्या करेंगे, घटाएंगे। तो पहली संख्या हमारी लिखी गई है 1005, दूसरी लिखी गई है 244 और अगली संख्या लिखा गया 1343, और पहला शेष हमारा 5 है, दूसरा 4 है, तीसरा शेष हमारा क्या है 3 है। अब इनको हमें क्या करना है, संग घटाएंगे, तो यहां से घटाएंगे तो आएगा 1000 और ये आ जाएगा 240 और ये आ जाएगा 1340। बड़ी से बड़ी संख्या का अर्थ होता है मस ज्ञात करना, और मस यानी मस वह संख्या होती है जो सभी संख्याओं को क्या करती है, विभाजित करती है। तो देखा जाए 1000 इनमें से किससे कटेगा, तो 1000 देखा जाए आपका 25 से कट सकता है, 25 से कट सकता है, 20 से कट सकता है, 30 से नहीं कटेगा, 15 से नहीं कटेगा, 15 से आपके नहीं कटेंगे। तो ये दो ऑप्शन आपके क्या हुए, कट हो गए। अब देखा जाए 240 इनमें से किससे कटेगा, तो 240 हमारा 20 से कटेगा लेकिन 25 से नहीं कटेगा, तो इसका जो मौसा हमारा आएगा वो मौसा कितना होगा, 20 होगा। कह रहा हुआ संख्या हमारी क्या होगी, तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 20 होगी। चलिए अगले प्रश्न पर चला जाए। कह रहा है एक खुदरा विक्रेता खरीदारों के एक वस्तु पर दी गई छूट स्कीम प्रदान करता है, निम्नलिखित में कौन सी स्कीम ग्राहक के लिए सबसे कम लाभदायक होगी। कह रहा है सबसे कम लाभदायक होगी ग्राहक के लिए, तो देखा जाए ये आपका दिया है, पहला दिया है 34% छूट, दूसरा दिया है 37% के छूट के बाद 8% का छूट। यदि हम 37 में 8 जोड़ दें तो ये छूट हमारी कितनी हो जाएगी, 45% की, और आप 45% के, और आप जानते हैं आपका बट्टा जो होता है छूट होता हुआ होता है a + b - ab बटे में 100, AB बटे में 100। अब इसका हम गुणा कर दे तो ये -100 आपका हो जाएगा 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 को 6 8 सत्ते 56 और 24 5 29 और बटे में क्या होगा 100 होगा, तो ये हो जाएगा 45% माइनस हो जाएगा 2.96%, घटाएंगे तो लगभग ये आ जाएगा आपका 0 आपका 4 और 43 में से आपका 2 गया तो हो जाएगा आपका कितना, 44 में से 2 गया 42, लगभग ये आ जाएगा 42.04, और 27 में हम 7 जोड़ेंगे तो इसका मान आ जाएगा कितना, 34 होगा। और यहाँ से हम गुणा कर दे 7 सत्ते 49 को 9 7 9 14 4 1800, तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, और ये घटाएंगे तो लगभग आपका आ जाएगा 1 1, और ये हो जाएगा आपका 33 में से गया 32.21। तो पहला देख रहे हैं हमारा जो है 34% डिस्काउंट मिल रहा है, दूसरे समय 42.04% का डिस्काउंट मिल रहा है, और तीसरे समय 32.11% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो कह रहा है कौन सा छूट कम लाभदायक होगा, तो सबसे कम छूट हमें कहां से मिल रही है, आपका 32.11% यानी तीसरे स्कीम से मिल रहा है। तो कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो ऑप्शन नंबर डी है वहां से हमें क्या होगा, कम लाभदायक होगा। चलिए अगले प्रश्न देखा जाए। कह रहा पी और क्यू मिलकर किसी टंकी को 6 घंटे में पानी से भर सकते हैं। यदि पी अकेले उसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है तो क्यू अकेले उसी टंकी को चौथाई भाग कितने घंटे में भर सकता है। तो देख रहे हैं पी और क्यू है, पी जो है टंकी को कितने घंटे में भर सकता है, 6 घंटे में भर सकता है, और क्यू कितने घंटे में भर सकता है, पी और क्यू देखा जाए पी और क्यू मिलकर टंकी को कितने घंटे में भरते हैं, 6 घंटे में भरते हैं। और पी अकेले आपका कितने घंटे में काम करता है, तो पी जो अकेले है वह 12 घंटे में काम कर देता है। तो देखा जाए टोटल काम क्या होगा, तो टोटल काम इन दोनों का एलसीएम होगा, 6 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 12 यूनिट आएगा।
और कुल कार्य में ये 6 घंटे में 12 यूनिट करता है, तो 1 घंटे में दोनों मिलकर कितना कर लेंगे, तो दोनों मिलकर 2 यूनिट करेंगे। जिसमें से P 12 घंटे में 12 यूनिट करता है, तो 1 घंटा में कितना यूनिट करेगा, 1 यूनिट करेगा। तो हमें बोला गया है क्या, Q का काम पूछा गया। तो चलिए हम Q का समय निकाल लें, Q का हम समय निकाल लें। तो चलिए टोटल हमें Q से कितना कार्य कराना है, 12 यूनिट, और 12 यूनिट कराना है, दोनों मिलकर देख रहे हैं 2 यूनिट कर रहे हैं। 2 यूनिट में से P अकेला 1 यूनिट करेगा, तो Q कितना करेगा, तो Q भी हमारा कितना करेगा, 2 में से 1 गया, 1 यूनिट करेगा। और कार्य का हमें कितना भाग कराना है, चौथाई भाग कराना है। और यह देखिए 4 तिया क्या होगा, 12 होगा, यूनिट से यूनिट आपका कट गया, तो ये कितने घंटे आ जाएंगे आपके, तो ये आएगा आपका 3 घंटा। तो 3 घंटा किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, डी ऑप्शन। तो इसका चौथा ऑप्शन जो होगा आपका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला बोला एक टैंक में 3 पाइप है ए बी सी। पाइप ए टैंक को 4 घंटे में भरता है, पाइप बी से 6 घंटे में भरता है, पाइप सी से 12 घंटे में खाली कर देता है। यदि तीनों पाइप बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोले जाते हैं। चलिए देखा जाए, पहली पाइप हमारी ए है, दूसरी पाइप हमारी बी है, तीसरी पाइप हमारी सी है। पहली पाइप कितने घंटे में भरती है, 4 घंटे में। दूसरी पाइप कितने घंटे में भर देती है, 6 घंटे में। और तीसरी पाइप कितने घंटे में खाली कर देती है, 12 घंटे में क्या करती है, खाली करती है। एक टंकी भर रहे तो इसका कार्य प्लस होगा, इसका भी कार्य प्लस होगा, और एक खाली कर रहे तो इसका कार्य क्या होगा, माइनस होगा। चलिए इनके द्वारा टोटल हम कार्य निकाला जाए, तो इनके द्वारा टोटल कार्य इनका एलसीएम होगा, तो 4 6 का एलसीएम कितना आएगा, 12 यूनिट आएगा। ये 4 घंटे में 12 यूनिट करता, तो 1 घंटा में कितना करेगा, 4 तिया 12 यानी 3 यूनिट। और ये आपका प्लस का 3 यूनिट होगा। ये 6 घंटे में 12 यूनिट करता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 2 यूनिट, प्लस का 2 यूनिट। और ये 12 घंटा में 12 यूनिट करता है, तो 1 घंटा में कितना करेगा, तो 1 यूनिट, और इसका कार्य जो होगा माइनस होगा। अब कह रहा है तीनों पाइप को बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाता है, और पहले ए करता है, फिर बी करता है, फिर सी करता है। तो चलिए इनका देखा जाए, पहले ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर इसके बाद सी करेगा, तो टोटल कितने घंटे लेंगे, 3 घंटे बारी बारी से। और 3 घंटा में टोटल कितना कार्य कर लेंगे, तो 3 2 5, 5 में से 1 गया, तो ये कितना यूनिट कर लेंगे, 4 यूनिट कर लेंगे। जब 4 यूनिट कर लेंगे, तो ये 4 यूनिट को बराबर हम कितना मान लें, 1 इकाई मान लें, यानी इसको हम यूनिट यानी इकाई मान लें। यानी 1 इकाई में हमारे कितने कार्य हैं, 4 यूनिट, और ये 4 यूनिट कितने घंटे के बराबर है, 3 घंटे के। तो चलिए ये टोटल कार्य हमारा कितना है, 12 यूनिट है। तो इस 12 यूनिट में 4 यूनिट कितने बार छिपिए निकाला जाए, 4 तिया 12, यानी हमारी कितनी इकाई हमें मिली, 3 इकाई। और ये 4 तिया 12 यूनिट, तो ये पूरा कार्य क्या हुआ, खत्म हो चुका। यानी हमारा जो समय होगा वो कितना होगा, 3 इकाई। और हमें पता है कि 1 इकाई बराबर कितना घंटा होता है, 3 घंटा। तो 3 इकाई में कितने घंटे होंगे, तो ये गुणा कर देंगे, तो 3 चौका 12 घंटा। तो 12 घंटा, 3 तिया 9, 3 तिया कितना होगा, 9 होगा। तो ये बोला गया कितने घंटे, तो ये हमारा जो आएगा वो 9 घंटे आएगा। और 9 घंटे कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। 9 घंटा जो आपका लिखा गया ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला देखा जाए, 1800 के मूलधन पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आपका 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन ज्ञात करना है। तो चलिए देखा जाए, ये मूलधन है और ये हमारा मूलधन मिश्र धन है। मान ले मूलधन हमारा कितना है, 100 है, और 100 पे हमें कितना ब्याज लेना है, 10%। तो हमारा मिश्र धन कितना होगा, 110 होगा। और इसे काट के देखा जाए, अभी बताइएगा कितने वर्ष में ब्याज लेना है, 2 वर्ष। तो इसको कितने टर्म लिखा जाएगा, 2 टर्म लिखेंगे। और ये आपका 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, आप गुणा करेंगे 10 दा में 100, 11 11 121। तो हमें क्या बोला है, मिश्र धन बोला गया है। तो चलिए हम वास्तव में देखा हमारा मूलधन कितना है, 1800। वास्तव में जो मूलधन बोला वो कितना बोला, 1800 रुपया बोला, जबकि काल्पनिक में हमारा मूलधन कितना आया है, 100। और हमें क्या पूछ रहा है, मिश्रधन। तो मिश्रधन हमारा कितना आया, 121 आया हुआ है। और ये काटा जाए तो ये 00 से 00 कटेगा, और ये गुणा करेंगे 18 एकम 18 को 8, 18 36 से 37, 18 एकम 18, 18 3 21। तो ये आ जाएगा 2178 रुपया। आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्या बोला गया, ये रूट में लिखा है। सबसे पहले ये रूट के अंदर में भी आपका रूट लिखा गया। तो चलिए हम सबसे पहले जो रूट है, इस वाले रूट को हम लोग क्या करें, सॉल्व कर लें। इस वाले रूट को हम सॉल्व करेंगे तो ये 24 का स्क्वायर होता है 576, और 16 का स्क्वायर होगा 256, और 2 का स्क्वायर होगा 4।
चलिए 256 में 576 में से हम 256 घटाया जाए तो ये हो जाएगा 0, 7 में से 5 गया 2 और 5 में से 2 गया 320। 320 में 4 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 324। चलिए इसी प्रकार से हम इसको भी हल कर लें तो ये देखिएगा 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, अब प्लस आपका अंडर रूट 169 का वर्गमूल कितना होगा 13। आज 4 गुणे 9 करेंगे 36, 36 में 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 49। अब चलिए इसको हमें क्या बोला है बड़े वाले रूट में लिखा है। चलिए बड़े वाले रूट में लिखा जाए तो बड़े वाले रूट में इसको पहले वाले रूट को सॉल्व किए तो इसका मान है 324। इनके बीच में कौन सा चिन्ह है प्लस है। अब चलिए अगले वाले रूट को सॉल्व किए तो इसका मान कितना आया 49। चलिए अब इसको जोड़ा जाए तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये आपका बोला गया कितना होगा तो 9 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा 13 होगा। 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, 6 1 7 और ये हो जाएगा आपका 373। 24 का वर्ग 576, 16 का 256, 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो इसे सॉल्व किया जाए तो 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2 और 5 में से 2 गया 3, 320 होगा। 320 में 4 जोड़ा जाए तो आपका हो जाएगा 324 और ये प्लस है आपका, प्लस है 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस अंडर रूट 169 का वर्गमूल आपका 13 होगा। 4 गुणे 9, 9 चौका 36, 36 में 13 जोड़ेंगे तो आपका 49 होगा। ये आपका 49 हो जाएगा। चलिए ये देखा जाए आपका रूट में लिखा गया, इसको हमने रूट में लिखना भूल गए थे। इसको यदि हम रूट में लिखा जाए तो ये रूट में 324 होगा, इसको रूट में लिखेंगे तो ये कितना होगा 49 होगा। चलिए अब ये बड़े वाले रूट में देखा जाए तो 324 का वर्गमूल निकाले कितना होगा 18 होगा और 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 7 होगा। 18 में 7 जोड़ेंगे 25 और 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा डी। जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो ऑप्शन आपका क्या है सही होगा। चलिए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। बोला गया एक स्टोर घरेलू सामानों पर 5 खरीदे 16 मुफ्त पाए ऑफर दे रहा है। स्टोर द्वारा दी जा रही शुद्ध छूट का प्रतिशत क्या होगा। तो चलिए प्रतिशत छूट हम देखा जाए, यदि वस्तु मुफ्त दी जाए तो आपका प्रतिशत छूट होता है मुफ्त वस्तु गुणे 100, मुफ्त वस्तु गुणे 100 बटे में आपका होता है कुल वस्तु, बटे में क्या होता है कुल वस्तु। हम देखा जाए यहाँ कितनी वस्तु मुफ्त लेकर जा रहे हैं 16 और गुणे कितना 100। 16 तो मुफ्त ले जा रहे हैं और 5 खरीद रहे हैं तो टोटल वस्तुओं की संख्या कितनी होगी 16 5 21 होगा और 21 होगा तो गुणा कर दिया जाए तो ये कितना आ जाएगा 1600 बटे में 21 होगा। चलिए 1600 में 21 से भाग दिया जाए तो 21 सत्ते 147, 21 सत्ते कितना होगा 147 होगा। तो कितना बचा आपका 147 तो 13 130 हुआ तो 21 छक्का हो जाएगा 126। तो कितना बचा 4 तो 40 हुआ तो 21 से कम 21 होगा, 21 से कम 21 होगा। तो देखा जाए इसके समथिंग में आपका जो विकल्प नंबर डी दिखाई दे रहा है इसके समथिंग में, तो आपका जो विकल्प आपका डी होगा वो विकल्प क्या है आपका सही है। चलिए आगे बोला गया एक गोले की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। हमें पता नहीं कितना है तो मान ले कि इसका जो आपका पहले रहा होगा वो कितना परसेंट रहा होगा 100%। कह रहा गोले की त्रिज्या, तो गोले की त्रिज्या आप जानते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का होता है आपका 4πr², जिसमें देखा जाए 4π हमारा क्या है नियतांक है, 4π जो हमारा क्या है नियतांक है। तो हम देख रहे हैं त्रिज्या का कितने बार गुणा 2 बार, बदलती क्या है त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या बढ़ रही है 25% बढ़ रही है। तो जितने परसेंट का वृद्धि होगा उसे 100 में जोड़कर लिखेंगे और 100 में जोड़कर लिखेंगे 25 का वृद्धि 100 में जोड़कर लिखेंगे तो 125 बटे 100 और ये कितने बार r² है तो 2 बार लिखेंगे, 2 बार लिखा जाए तो 100 से 100 कटा और ये 25 बचे होगा और ये 25 चौका होगा, गुणा कर दिया जाए तो 125 बचे होगा 625 बटे में 4% होगा या इसे बदला जाए तो आपका हो जाएगा कितना 4 एकम 4 होगा तो आपका बचा 2 4 5 20 होगा, 4 छक्का 24 होगा, 4 दूना 8 होगा, 4 5 20 यानी 156.25। तो देख रहे हमने पहले कितना माना था 100 और 100 से कितना हुआ 156.25। तो जितना 100 से ज्यादा होगा उतने परसेंट का हमारा क्या होगा वृद्धि होगा। तो वृद्धि कितने परसेंट का होगा 56.25% क्या होगा वृद्धि होगा। आप चाहे तो इसे सक्सेसिव रूल से भी लगा सकते हैं। सक्सेसिव रूल कहता है क्या आपका प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी, आपका यहाँ पे होगा प्लस माइनस आपका ए बी बटे में
100। आप यहाँ से भी लगा सकते हैं सवाल, यहाँ से यदि लगाएंगे तो कितने परसेंट का वृद्धि है 25 का, तो ये हो जाएगा वृद्धि आपका 25 है प्लस 25 और ये प्लस 25। अब प्लस 25 गुणे 25 प्लस गुणे प्लस करेंगे तो क्या होगा प्लस होगा, और ये होगा 25 गुणे 25 बटे में कितना होगा 100। 25 में 25 जोड़ेंगे 50, 25 का वर्ग 600, 25 100 है तो कितने अंक पे 2 अंक पे, और ये जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा 56.25% आपका क्या होगा प्लस में आया हो तो क्या होगा वृद्धि होगा। तो 56.25 कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला लिखा गया है निम्नलिखित डेटा का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक का अर्थ है जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार आया हो। तो चलिए देखा जाए इसमें कौन सी संख्या कितनी बार आई है। तो पहली संख्या आपका 55 लिखा हुआ, तो देख रहे हैं 55 कितने बार आया हुआ है, तो 55 देख रहे हैं यहाँ पर आपका 55 आपका कितने बार दिखाई दे रहा है, एक बार दिखाई दे रहा है। 45 कितने बार आया, तो 45 को ढूंढिएगा। 45 एक बार दिखाई दिया, 2 बार दिखाई दिया, इसके बाद देखा जाए 3 बार आ गया, और इसके बाद देखा जाए तो ये 45 कितने बार आ गया, 4 बार आ गया। अगला आपका देखा जाए, या तो ऑप्शन ही हम देख लें 45 कितने बार आ रहा है 4 बार। अगला ऑप्शन दिया 44, 44 को देख ले कितने बार आया हुआ है, तो 44 एक बार दिखाई दे रहा है, इसके बाद आपका 44 एक बार ये दिखाई दिया। अगला ऑप्शन क्या है आपका 48, 48 देख लिया जाए कितने बार आया हुआ है, तो 48 देखा जाए एक बार आया हुआ है, इसके बाद ये यहाँ पे 48 है तो कितने बार आपका आया है 2 बार। 55 देख लिया जाए कितने बार आया है, तो 55 आपका पहले ही देख लिया, 55 कितने बार आया, एक बार। तो सबसे अधिक बार किसकी आवृत्ति की गई है 45 की, तो इसका जो बहुलक होगा वो कितना हो जाएगा आपका 45, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला ऑप्शन देखा जाए। अगला प्रश्न कह रहा है इतने इतने का माध्य 26 है, तो डेटा की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्य का अर्थ होता है औसत यानी एवरेज होता है, तो एवरेज बराबर होता है संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। तो ये देखा जाए आपकी कौन कौन सी संख्या है 25 है, इसके बाद आपका क्या लिखा गया 29 लिखा गया, फिर क्या लिखा गया 25, फिर 32 लिखा गया, फिर आपका 24, और इसके बाद x लिखा गया। टोटल कितनी संख्या है 2 2 4 2 6 संख्या है, और इनका जो औसत दे दिया वो कितना दे दिया 26। चलिए इसे जोड़ा जाए, 25 से 25 जोड़ेंगे 50 होगा, फिर इसमें 25 जोड़ेंगे तो आपका 75 होगा, तो 75 होगा तो ये हासिल दे चुका है, तो यहाँ बचा 28, तो 28 में हम लोग 32 जोड़ा जाए तो आपका 60 होगा, 60 में हम लोग 75 जोड़ा जाए तो लगभग आपका ये आ जाएगा 135, और प्लस का x बराबर 26 के उड़े 6 करेंगे 36, और 6 गुना 12 3 15 होगा, तो x बराबर हो जाएगा 156 माइनस 135, तो x का मान आएगा 1, अब 5 में से 3 गया 2, तो x का मान कितना आ जाएगा 21। अब हमें माध्यिका पूछ रहा है, तो चलिए माध्यिका के लिए सबसे पहले दिए गए जो आपका डाटा होता है उसको हम आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो चलिए इसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे छोटा क्या इसमें दिखाई दे रहा है 21, 21 के बाद हमारा क्या है 21 के बाद हमें दिखाई दे रहा है 24, 24 के बाद क्या है 25 है, और 25 के बाद पुनः आपका क्या है 25 है, और 25 के बाद हमारा क्या है 29, 29 के बाद क्या है हमारा 32 है। तो चलिए हमें माध्यिका निकालना, तो माध्यिका करना क्या है, एक आगे से काटिए और एक पीछे से, एक आगे और एक पीछे से काटते जाइए। बीच में या तो आपका अकेला बचेगा या तो 2 बचेंगे। यदि अकेला बचा तो वही आपकी माध्यिका कहलाएगी, या 2 बचे तो दोनों को जोड़कर हम क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे, तो हमारा जो प्राप्त आएगा वो भागफल होगा, माध्यिका होगा। तो 25 में 25 बटे 2 जोड़ेंगे तो 25 25 50 बटे में 2, और एक काटेंगे तो कितना आएगा 25, तो माध्यिका जो हमारी आएगी वो कितनी होगी 25। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। कह रहा एक व्यक्ति अपनी आय का 50% बचत करता है, यदि उसका व्यय 360 रुपया तो उसकी आय कितनी है, पता नहीं कितना है उसका है, मान ले आय कितना है x है, 100 में से कितना ये आपका x है, 50% यानी 100 में से कितना खर्च का बचत कर रहा है 50, तो खर्च कितना करेगा, खर्च भी आपका 50 करेगा, और यही 50 किसके बराबर है 360 के, और एक काटा जाए 50 एक कम 50 गुना 60, तो x बराबर 36 गुना 72 यानी कितना रुपया होगा 720 रुपया। जो उसकी आय आएगी वो कितने रुपया हो जाएगी 720 रुपया। या आप चाहें तो वास्तविक बटे काल्पनिक गुणे पूछे गए से भी आप लगा सकते हैं। देख रहे हैं वास्तव में उसका जो खर्च है वो कितना 360, काल्पनिक में जो खर्च होगा तो 100 में 50 खर्च कर रहा है तो कितना बचत कर 100 में 50 बचत कर रहा है तो खर्च कितना करेगा 50, और आय कितनी होती है 100%, तो ये 50 गुना 100 और ये 360 गुना कितना होगा 720 रुपया।
चले अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्या दिया, एक व्यक्ति अपनी यात्रा की आधी दूरी 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से और आधी दूरी 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करते, पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात करें। हम देख रहे हैं दोनों कंडीशन में दूरी आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि पहली बार भी आधा दूरी जा रहा है और अगले बार में भी क्या जा रहा है, आधी दूरी जा रहा है, और दूरी हमारी आपस में क्या है, बराबर है। और जब दूरी आपस में बराबर हो तो आपका हो जाएगा औसत चाल। औसत चाल बराबर होगा 2 गुणे चालों का गुणनफल, 2 गुणे चालों का गुणनफल, 2 गुणे चालों का गुणनफल बटे में होगा चालों का योग, चालों का योग होगा। तो ये देखा जाए तो आपका 2 गुणे गुणनफल, आपका चाल कितना दिया 60 गुणे 30, और इसका योग करेंगे 60 में 30 जोड़ेंगे 90, 30 तिया 90, 3 से काटेंगे 20, और 20 गुना के कितना होगा 40 किलोमीटर पर घंटा होगा। जो औसत चाल होगा वो आपका कितना आएगा 40 किलोमीटर पर घंटा, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। या दूसरा तरीका भी आप एलसीएम विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। एलसीएम विधि का प्रयोग कैसे करेंगे, दूरी बराबर है तो औसत चाल के लिए हम एलसीएम विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम देख रहे हैं पहली चाल हमारी कितनी है, पहली चाल हमारी 60 किलोमीटर पर घंटा है, 60 किलोमीटर पर घंटा। दूसरी चाल कितनी है हमारी 30 किलोमीटर पर घंटा है, ये 30 किलोमीटर पर घंटा। इनका एलसीएम, चालों का जो एलसीएम होगा वो हमारी कुल दूरी होगा, तो 60-30 का एलसीएम जो होगा वो आएगा आपका 60, तो कुल दूरी कितना आएगा 60 किलोमीटर। अब यह 60 किलोमीटर पर घंटा की दर से 60 किलोमीटर जाता है तो इसको कितना समय लगेगा, 1 घंटा। ये 30 के चाल से 60 जा रहा है तो इसको कितना घंटा लगेगा, 2 घंटा। चलिए हमें औसत चाल निकालना है, तो औसत चाल हो जाएगा तो कितना दूरी है 60, 60 दूरी को कितने बार जा रहा है, 2 बार, और टोटल कितना घंटा लेगा, 2 और 1 3 घंटा ले रहा है, और ये 3 से काटेंगे 20 होगा, और ये 20 गुना के 40 किलोमीटर पर घंटा। तो एलसीएम जब आपकी दूरी आपस में बराबर हो तो हम एलसीएम विधि का भी प्रयोग करके औसत चाल निकाल सकते हैं। चलिए अगले वाले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, एक व्यक्ति 1 घंटे तक 70 किलोमीटर पर घंटा और 1 से 1/2 घंटे तक p किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलने वाले एक कार की औसत चाल 58 किलोमीटर पर घंटा है। तो देख रहे हैं यहाँ जो आपका दूरी दिया है अलग अलग है, जो दूरी है आपकी समान नहीं है। तो जब दूरी समान ना हो तो औसत चाल बराबर होता है आपका दूरी का योग, दूरी का योग बटे में होता है समय का योग होगा। तो चलिए देखा जाए, निकाला जाए, तो दूरी हमारा कितना दिया, आपका ये चाल दे दिया है। पहले तो हमें चाल दे दिया है कि 1 घंटे में 70 किलोमीटर जा रहा है, तो दूरी बराबर आप जानते हैं डिस्टेंस बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो ये 70 गुणे 1 जाएगा तो कितना दूरी आ जाएगा, 70 किलोमीटर आ जाएगा। अब दूसरी दूरी निकालने तो यह 1 से 1/2 आपका p किलोमीटर पर घंटा की चाल से जा रहा है, तो यहाँ से दूरी निकालेंगे, दूसरी वाली दूरी हमारी कितनी आ जाएगी, तो ये हमारा समय लिया है 3/2 घंटा, और चाल हमारी p है तो ये आ जाएगा 3p/2 किलोमीटर आ जाएगा। चलिए अब लगाया जाए, तो दूरी हमारी पहली आई हुई है 70, दूसरी दूरी आई है 3p/2, और औसत चाल समय कितना कितना होगा, तो ये देख रहे हैं 1 घंटा हो आपका 1.5 घंटा, तो टोटल आपका हो जाएगा 2.5 घंटा, और 2.5 घंटा को हम लिख सकते हैं 5/2 लिखेंगे। चलिए लगाया जाए, आप बराबर है किसके, 58 के बराबर है। हम सबसे पहले इसको हल किया जाएगा, तो 70 दूना 140, 140 प्लस आपका 3p/2 बराबर 5/2 बराबर है कितना होगा, 58। ये आपका 2 से 2 क्या हुआ, कटा, तो ये हो जाएगा 140 प्लस 3p बराबर 58 गुणे 5 करेंगे 8 × 5 = 40, और 5 × 5 = 25, 4 = 29। तो ये हो जाएगा 3p बराबर 290 - 140, और ये घटाएंगे तो p बराबर होगा 150/3, और ये आपका काटेंगे तो ये आ जाएगा 50 किलोमीटर पर घंटा, 50 किलोमीटर पर घंटा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका क्या है, सही है। चलिए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। बोला एक टोकरी में आम और संतरे मिलाकर 96 फल, यदि संतरों की तुलना में आम 48 अधिक है। तो हम देख रहे हैं आपका जो है टोकरी में संतरा और क्या है, आम है। तो कह रहा है कि संतरा में जो है तो आपका जो है आम और
टोकरी में आपका जो है संतरा और आम है। तो देख रहे कह रहा है यदि संतरों की तुलना में आम 48 अधिक है। आम कितने अधिक है? 48। हम मान ले संतरे x है तो आम कितने होंगे? 48 अधिक होंगे, तो x प्लस 48। अब इन्हीं दोनों की संख्या मिलाकर कितना बोला गया? 96 बोला गया। चलिए x में x जोड़ेंगे, आपका 2x होगा, ये 96 प्लस 48 उधर जाएगा तो माइनस 48 होगा। तो x बराबर 96 में से 48 घटाएंगे, 48 बटे में 2 होगा, तो x का जो मान आएगा 24 होगा। यानी संतरों की संख्या 24 होगा और 96 में से 24 घटाएंगे तो आमों की संख्या कितनी होगी? 72 होगी। तो कह रहा कुल कितने आम होंगे? तो कुल आमों की संख्या कितनी हो जाएगी? 72 यानी 72 होगा। चलिए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला वाला प्रश्न कह रहा है 9.73 गुणे 9.73 गुणे 9.73। देख रहे हैं ऊपर आप देख रहे हैं हमारा a का क्यूब है और a प्लस हमारा क्या है? b का क्यूब है। और नीचे देख रहे हैं हमारा लिखा है a स्क्वायर लिखा हुआ है माइनस a लिखा है a इंटू बी प्लस a क्या लिखा हुआ है? b स्क्वायर। तो आप सर्व समीका पढ़े होंगे a आपका पढ़े होंगे a प्लस b, या तो आप देखिए a का क्यूब प्लस b के क्यूब का फार्मूला होता है आपका क्या? आपका a क्यूब आपका एक कोष्टक में होता है a प्लस b, दूसरे कोष्टक में होता है आपका a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b स्क्वायर। अब देखा जाए हमें a क्यूब प्लस b क्यूब हमें यहाँ रहने दे और इसको गुणा में इधर लाएंगे तो ये भाग में होगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या होगा? b स्क्वायर। तो इसके बराबर में क्या होगा? a प्लस b। यानी आप जब भी देखें आपका a क्यूब प्लस b क्यूब दिखाई दे, a क्यूब प्लस बी क्यूब दिखाई दे और इसका मान बोला जाए तो आप सीधे लिख दीजिएगा a प्लस बी, क्योंकि इसका मान क्या होता है? a प्लस बी के बराबर। तो a का मान है हमारा 9.73 और b का मान कितना? 7.27। 7 3 10 7 2 9 1 10 9 7 16 1 17। इसका जो मान आएगा वो 17 होगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो ऑप्शन नंबर बी है वह ऑप्शन आपका क्या है? सही है। चलिए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। ये लिखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर, अरे सेक स्क्वायर 50 अंश माइनस टेन स्क्वायर 50 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो त्रिकोणमिति में आप देखेंगे 3 सर्व समीकरण होती है। पहला होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। दूसरा देखा जाए तो आपका होता है कास स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा? 1। तीसरा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस आपका क्या? टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। तो हम देख रहे हैं थीटा और थीटा, यहाँ थीटा का मान आपका देख रहे हैं, यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 50 अंश माइनस टेन स्क्वायर 50 अंश। टेन स्क्वायर कितना आपका? एक टेन स्क्वायर इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर 50 अंश। तो देख रहे हैं थीटा थीटा, तो थीटा का मान आपस में क्या है? बराबर। तो ये बराबर, तो इसका भी जो मान होगा वो कितना होगा? 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी होगा। चलिए देखा जाए अगला कह रहा 38 घंटे अनुपात पूछ रहा है। तो अनुपात के लिए जानते हैं समान मात्रक के राशियों के बीच में ही अनुपात लगेगा। तो ये बोला 48 घंटा बोला गया और ये हमारा बोला गया है 2 दिन। और कह रहा कि 2 दिन के बीच हमारा अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं 1 घंटा में और 1 दिन में तो मात्रक समान नहीं है, तो अनुपात हमेशा समान मात्रक के राशियों के बीच में लगता है। तो 1 दिन में आप जानते हैं आपके 24 घंटे हैं तो इसको घंटे में बदल लें तो ये हो जाएगा 38 घंटा। और 1 दिन में 24 घंटा होता है तो 2 दिन में कितने घंटे होंगे? 2 गुणे 24 और ये 2 से काटेंगे तो 19 होगा। तो इसका जो अनुपात आएगा 19 अनुपात 24 होगा। 19 अनुपात 24 कौन सा विकल्प है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले वाले प्रश्न पर देखा जाए। एक संख्या कह रहा है, एक संख्या हमारी 2x कह रहा है कि एक संख्या हमारी 2x 7 3y5 11 से विभाजित है। तो 11 से विभाजित कह रहा कि x माइनस वाई का मान क्या होगा? तो 11 के विभाजिता का नियम जानते हैं, एकांतर अंकों का योग आपस में क्या हो? बराबर। एकांतर का मतलब एक एक अंक छोड़कर, चले एक अंक छोड़ा जाए। ये 2 में 7 जोड़ेंगे तो 7 2 9 और 9 में y जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 में y जोड़ा जाए तो ये हो जाएगा 9 प्लस y होगा। और चलो दूसरे वाले एकांतर को जोड़ा जाए, x में 3 जोड़ेंगे तो x प्लस 3 होगा, फिर 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 होगा। यानी इसका जो मान आएगा वो क्या होगा? 8 प्लस क्या होगा? x होगा। 8 प्लस क्या होगा? x होगा। और एकांतर अंकों का योग आपस में क्या होता है? बराबर। तो x को हम रहने दे प्लस y, इधर आएगा माइनस y होगा तो ये 9 है, प्लस का 8 उधर जाएगा तो माइनस का 8 होगा। तो x माइनस y बराबर जो होगा 9 में से 8 गया 1। यानी कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं।
कह रहा है यदि किसी संख्या, पता नहीं वो संख्या क्या है, तो मान ले संख्या x है। कह रहा है इसका 4/7, तो 4/7 का 20%, 20% का मतलब 20/100, और इसका 10% तो 10/100, और ये कितने के बराबर है? 648 के बराबर है। 648 के बराबर है। चलिए देखा जाए इसको, 20 से कम 20, 20 25 100, और ये 0 से 0 हमारा क्या हुआ? कट गया। और ये देखा काटा जाए आपका 4 से, तो ये 4 से काटेंगे तो 16 चौका 64, 4 दूना के 8, 162 बार में। तो x का मान निकाला जाए 10 25 50, 50 का गुणा वहां करेंगे 0, 5 दूना 10, 16 25 80, 1 81। इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा? 8100। संख्या जो हमारी आएगी वो कितनी होगी? 8100। अच्छा, ये आपका देख रहे हैं जो आपका 7 है आपका छूट चुका है, तो 7 का भी हमें मल्टीपल करना है। 7 का गुणा हमें मिस्टेक हो गया, छूट गया। तो ये देखिए 5 × 50, तो ये 50 × 7 × कितना होगा? 162। अभी 150 और गुणे 162 किया गया था तो 8100 हुआ था, और 8100 हुआ था तो 8100 में 7 का गुणा करेंगे 0 0 7 एकम 7 7 8 56, तो इसका जो मान आएगा वो 56700। 56700 यानी कौन सा ऑप्शन? सी नंबर। चले अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला आपका प्रश्न, एक माता अपनी पुत्री से, तो यहाँ माँ और पुत्री है, यहाँ माँ बोला गया और क्या बोला गया है? पुत्री बोला गया है। तो माँ और पुत्री में देखा जाए तो कह रहा है कि पुत्री से 25 वर्ष बड़ी है। यदि हम पुत्री की उम्र x मान लें तो माँ कितना बड़ी है? x प्लस आपका 25 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस क्या होगा? 25। कह रहा है 15 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष बाद का मतलब माँ की भी उम्र 15 वर्ष बढ़ेगी और पुत्री की उम्र 15 वर्ष बढ़ेगी, तो दोनों की उम्र 15 वर्ष क्या होगी? बढ़ेगी। तो इसकी उम्र बढ़कर x प्लस 15 होगा, इसका उम्र बढ़कर होगा x प्लस 25 में 15 जोड़ेंगे 40। और जैसे परिवर्तन होता है तो कह रहा है कि माता की उम्र पुत्री की उम्र की 2 गुनी हो जाती है। पुत्री की उम्र कितनी है? x प्लस 15, और माँ इसके उम्र की क्या हो जाती है? 2 गुनी। तो इसका 2 गुना जो होगा माँ की उम्र के बराबर होगा, दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस 40 बराबर होगा 2x प्लस 15 दूना के 30, तो ये हो जाएगा 2x प्लस x, उधर जाएगा तो माइनस x होगा, और ये आपका 40 है प्लस इधर आएगा माइनस 30 होगा, तो x बराबर हो जाएगा 40 में से 30 गया तो 10 वर्ष। बोला गया पुत्री की उम्र कितनी होगी? तो पुत्री की जो उम्र होगी वो कितने वर्ष होगी? 10 वर्ष। जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका क्या होगा? सही होगा। कह रहा अगले सवाल में एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। कह रहा है ये हमारा त्रिभुज ABC है, जिसमें कह रहा BD AC पर क्या है? लंब है। जो ये BD है वो AC पर क्या है? आपका लंब है, और ये लंब है तो इसका जो मान होगा लंब है, यानी यहाँ कितने अंश का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब आगे कह रहा और कोण DBC, कह रहा कि DBC इसका जो मान है वो कितना अंश बोल दिया है? 65 अंश बोला है। और आप जानते हैं ये भी एक त्रिभुज बन रहा, तो एक त्रिभुज में तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 होता है। तो 90 में 65 जोड़ा जाए तो आपका ये 5 होगा, 9 6 15 155 होगा, और 180 में से 155 घटाया जाए तो इसका मान कितना आ जाएगा? 25 अंश होगा। अब चले एक कोण C का मान हमारा कितने अंश आ गया? 25 अंश। आगे बोला BC पर एक बिंदु E है। ये जो भुजा BC है इस पर कहीं पर एक बिंदु हमारा क्या है? E है। ये बिंदु क्या है? हमारा E है। ये बिंदु क्या है? E है। और इस प्रकार है कि कोण CAE, कह रहा इस प्रकार के कोण CAE, तो CAE यानी इस वाले कोण का मान कितना बोल दिया? 30 अंश। तो कह रहा है कोण AEB, कह रहा AEB यानी इस कोण का मान पूछा है। तो हम देख रहे हैं कैसा कोण है इस त्रिभुज के लिए। जो ये आपका त्रिभुज है कौन सा? ये त्रिभुज जो आपका AEC है, इसके लिए देख रहे हैं कोण क्या है? बाह्य कोण। और बाह्य कोण त्रिभुज में पढ़े होंगे प्रमेय कि त्रिभुज के बाह्य कोण का जो मान होता है सुदूर अंतः कोणों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। तो देख रहे हैं इस बाह्य कोण का मान सुदूर अंतः कोणों के योग के क्या होगा? बराबर होगा। चलिए सुदूर अंतः कोणों के योग बराबर होगा, तो ये कोण AEB बराबर होगा 30 अंश प्लस कितना? 25 अंश, और 30 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 55 अंश। और 55 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? डी ऑप्शन। तो जो चौथा ऑप्शन होगा वह आपका क्या होगा? सही होगा। चलिए आगे बोला गया है पूनम
पूनम ने मोहिनी को एक किताब 5% के हानि पर बेची और मोहिनी ने उसे रूपसी को 8% के लाभ पर बेचा। यदि रूपसी ने किताब 1539 रुपया में खरीदी हो तो पूनम के लिए किताब का क्रय मूल्य, चलिए पता नहीं, पूनम के लिए किताब का मूल्य कितना मान लें x, और मोहिनी कितने परसेंट, 5% हानि पर बेच रही, 100 में 5 का नुकसान होगा तो कितने में बेचेगी, 95, और वह मोहिनी को 8%, और मोहिनी जो है रूपसी को 8% लाभ, जितने का लाभ होगा 100 में जोड़कर लिखेंगे, 100 में 8 जोड़ेंगे तो 108/100, और यही हमारा कितने के बराबर है, 1539 के। ये चलिए 5 से काटेंगे 19 होगा, ये 5 से क्या होगा, 20 होगा। अब देखा जाए क्या है, 19 से कटेगा क्या, तो 19 वट्ठे होता है 152, 19 वट्ठे होता है 152 होता है, और 19 से कम 19 होता है, तो ये कितने बार में कट गया, 81 बार में। अब ये 4 से देखा जाए तो ये 4 से 27 बार में कटेगा, और ये 4 से 25 बार में, और ये 27 से कितने बार में कटेगा, 3 बार में। तो चलिए हम x का वैल्यू निकाल दें, तो 25 गुणे 20 करेंगे तो 500 होगा, अब 500 गुणे 3 करेंगे तो कितना आएगा, 1500 रुपया आएगा। तो देखा जाए 1500 किसी ऑप्शन में दिया है क्या, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये आपका कितना होगा, सही होगा, 1500 रुपये। चलते हैं अगले वाले सवाल पे। अगला वाला सवाल बोला है एक केला 800, और यदि 896 केले 3 बंदरों में इतने इतने के अनुपात में वितरित किया गया तो तीसरे बंदर को कितने केले मिले। तो देख रहे हैं ये अनुपात बोला है 4/6 अनुपाते 2/2 अनुपाते आपका कितना बोला है, 6/22 बोला गया। तो चलिए देखा जाए जो अनुपात हमारा किस रूप में है, भिन्न के रूप में है। अनुपात भिन्न के रूप में है तो इसको हम क्या करेंगे, सरल अनुपात में बदलेंगे, और सरल अनुपात में बदलने के लिए हरों के एलसीएम से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो चलिए हम हरों का एलसीएम निकाला जाए, 6, 2 और 22, 6, 2 और 22 का एलसीएम निकाला जाए तो इसका जो एलसीएम होगा, ये देखिए 2 से काटेंगे 3 होगा, और ये आपका 3 आपका 6, 2 और 22 का एलसीएम निकाल लें। तो चलिए सबसे पहले हम 2 से काट लें तो ये 3 होगा, ये 1 हो जाएगा, और 1 11, तो 11 या 33, 33 दुना के 66 होगा। तो एलसीएम से हम इसमें क्या करेंगे, क्रमशः गुणा किया जाएगा। चलिए गुणा करके हम सरल अनुपात में बदला, 6 से 11 तो 11 दुना 44 होगा, 2 से काटेंगे 33 तो 33 दुना कितना होगा, 66 होगा। फिर इसके बाद देखा जाए 22 या 66, तो ये 3 छक कितना होगा, 18। अभी भी इसे छोटा बनाया जा सकता है। चलिए 2 से काटेंगे 22 होगा, 2 से काटेंगे 33 होगा, 2 से काटेंगे 9 होगा। तो अनुपात कितना आया, 22 अनुपाते 33 अनुपाते 9। अब चले देखा जाए टोटल केलों की संख्या कितनी है, वास्तव में तो 896, तीनों प्रकार के केले कितने, 896, वास्तव में तो 896 है, लेकिन काल्पनिक में देखा जाए मिलाकर कितना होगा, तो 22 में 33 जोड़ेंगे 55, और 55 में 9 जोड़ा जाए तो ये कितना होगा, 9 5 14 यानी 64। और किसकी संख्या पूछ रहा, तीसरे बंदर ने कितने केले खाए, तो तीसरा अनुपात कितना है हमारा, 9। चलिए काटा जाए कितने बार में कटेगा, तो ये 64 एक कम 64 होगा, और ये लगभग आपका 64 एक कम 64 होगा, और 4 चौका 16, या तो काट लिया छोटे वाले से काट दे, 8 एक कम 8 होगा, 8 एक कम 8 होगा, 8 दुना के 16 होगा, और 8 बटे 64 होगा। पुनः काट लें, 8 एक कम 8 होगा, और ये 8 एक कम 8 होगा, 8 एक कम 8, 8 एक कम क्या होगा, 8 एक कम 8 होगा एक बार में, और 8 चौका 32 यानी 14 बार में कटेगा, और 14 नवा जो आएगा वो कितना आएगा, 114 गुणे 9 कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 126, कितना हो जाएगा, 126। तो तीसरे बंदर को कितने केले मिले, तो ये अनुपात निकाला गया, तो 4/6, 2/2 और 6/22। तो हमारा जो एलसीएम होगा वो आएगा 66, तो 6 से 11, 11 तक 44, 2 से 33 बार में तो ये 66, और 22 से यहाँ 66, तो 3 छक 18 होगा, तो ये 44 66 18, 2 से काटेंगे 22 33 9 होगा। वास्तव में देखा जाए टोटल आपके कितने 896 केले हैं, तो 896 वास्तव में है, तो काल्पनिक में कितने होंगे, काल्पनिक में जो निकाला जाए तो आपका, चलिए 14 गुणे 9 करेंगे तो 26 से, तो 26 देखा जाए किसी विकल्प में नहीं है, तो जो आपके विकल्प दिए गए, आपके विकल्प जो है वो गलत दिए गए, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो 126 ही सही होगा, ठीक ना। तो ये आपका पहला क्लास था, इसमें जो भी त्रुटि हुई आज पहले क्लास में बोलने संबंधित उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। बाकी सवाल
जो भी आपको समझ में आया होगा तो कमेंट में इसके बारे में बताइएगा। जो भी त्रुटि होगा उसके अगले क्लास में उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक ना।